मैं एक अपनी सबसे नई कविता सुनाता हूं, गुस्से वाली, सबसे गुस्से वाली। देखो जो रोज तमाशा हो रहा है, देखिए साहब, मुझे कहने का अधिकार दीजिए। मोदी जी नोटबंदी कर लें, जीएसटी ले आएं, जीडीपी बढ़ा दें, सबको नौकरी दे दें, बेरोजगारी समाप्त कर दें, सबको अरबपति बना दें। अगर कश्मीर में हमारे बेटे इसी तरह से मरते रहेंगे तो मोदी मोदी नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। जो रोज होता है, जो रोज पढ़ने को मिलता है, मैं दो लाइन से देखना चाहता हूं कि आप इस तेवर को सुनने को तैयार हैं कि नहीं। दो लाइन तय करेंगे, केवल दो लाइन। अगर मुझे 10% ताली बजी तो 10% कविता सुना दूंगा, 50% ताली उठी तो 50% कविता, और एक एक व्यक्ति की ताली उठी तो पूरी कविता सुनाऊंगा, लेकिन दो लाइन ही तय करेंगे। मैं अपना सबसे गुस्से वाला तेवर आपको दिखाना चाहता हूं। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते। क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है तू, इतनी तालियां बज गई, इसको 2 बार सुना दो कविता को। अनिल तो एक कुर्सी मंगा के मेरे पास आके बैठ जा। ये नहीं, पीछे के षड्यंत्र रोकने का ये भी एक रास्ता है। देखो तुम तो जो सोच रहे हो ना, मैं जानता हूं, तुम जो हंस रहे हो ना, तुम्हारी हंसी ऐसी हंसी है जैसे कोई पीछे से पिस्तौल लगा के कहे कि हंस। मैं देख रहा हूं, हो सकता है ऐसा ना हो, पर मुझे तो कहने की आदत है। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे। मैंने अनिल अग्रवंशी से पूछा, यह अग्रकुल समाज का, अग्रसेन समाज का एक हमारी नई उभरती हुई प्रतिभा है। मैंने कहा अनिल, एक बात मेरी समझ में नहीं है, हमारे सैनिकों का सर काट के पाकिस्तान ले गया, उसने किया क्या होगा? आपके इस बेटे ने बड़ा जवाब दिया। इसने कहा भाई साहब, उसकी फौज कायर है, 93,000 लोग बंदूक डाल दें दुनिया में, कहीं ऐसा हुआ क्या बांग्लादेश के समय? उसकी फौज आज भी कायर है। वो अपनी कायर फौज को शायद आज दिखाना चाहता है कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है, कभी झुक नहीं सकता। आपसे 10 सेकंड और मांगता हूं। क्यों लिखी मैंने ये कविता? केवल 10 सेकंड। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा, मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा शाम तक का खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तू खा लेना। पिंजरे का तोता बोला, मालिक उस गांव में मेरे गुरु रहते हैं। तो मालिक बोला, तो क्या करूं? बोले मेरी राम राम तो बोल दोगे? बोले मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गाँव गया, जाके कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता आया, उसने कहा मैं उसका गुरु हूं। तो उस मालिक ने कहा कि मेरे पिंजरे के पालतू तोते ने तुझको राम राम भेजा है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, पिंजरे के तोते ने पूछा मेरे गुरु मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरु, मैंने तेरी राम राम दी, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब उसने पिंजरे के दरवाजे खोले तो तोते की आत्मा कहती चली गई, समझना साहब, समझो तो ही तालियां उठाना। तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम नहीं समझे, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसको मरना आना चाहिए। जिसको आजाद होना है उसको मरना। और मैंने इसलिए कविता लिखी, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ मरने को तैयार नहीं हुआ। नहीं हुआ साहब, खंडों में मरता है, कभी बंबई में मरता है, कभी संसद में मरता है, कभी पठानकोट में मरता है, कभी उरी में मरता है, कभी कुपवाड़ा में मरता है, कश्मीर में रोज मरता है। हम रोज मरते हैं। हमारा रोज मरना बंद हो जाए, इसलिए एक कविता मैंने लिखी है, आप सुनिए। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने दो के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते।
ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। देखना चाहता हूं, मैं जोश में ज्यादा पढ़ रहा हूं कि आप जोश में ज्यादा सुन रहे हैं। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में। सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति पर अपनी राय देना। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 68 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता। हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता। कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। मोदी जी बिना बुलाए नवाज शरीफ के घर चाय पीने चले गए। मैंने पूछवाया साहब क्यों गए थे आप? बोले शांति लेने गया था। मैंने कहा ले आए। अटल बिहारी वाजपेयी भी गए थे लाहौर बस में बैठ के, पठानकोट लेके आए थे। आप शांति लेने गए, आप पठानकोट लेके आए, करगिल लेके आए अटल बिहारी वाजपेयी। 125 करोड़ का नेता बिना बुलाए अविश्वसनीय आदमी के घर चला जाए तो कवि क्या लिखेगा? बस ये सुनना। क्या लगा मुझे कि 125 करोड़ का नेता और मर्द नेता किसी के यहां बिना बुलाए जाए तो क्या लिखेगा? मुझे क्या लिखेगा कवि? पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में। मैं 68 साल का इतिहास गा रहा हूं एक पंक्ति में। आपकी दुआएं मांगता हूं ताकि मैं इतिहास को एक एक पंक्ति में गा सकूं। 68 साल मैंने एक पंक्ति में गाए, और आपको लगे कि 68 साल एक पंक्ति में गाए जा सकते हैं तो मुझे दुआओं की तालियां उठा देना। पीपल छाया मांग रहा है यूं की करके पेड़ों से, जैसे कोई शेर सुरक्षा मांग रहा हो भेड़ों से। जैसे कोई मोती खोजे झीलों की गहराई में, हम कस्तूरी खोज रहे हैं उल्लू की परछाई में। हम कस्तूरी खोज रहे हैं। पीपल छाया मांग रहा था यूं की करके पेड़ों से। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो एक खबर आई बिलावल साहब की कि मुझे पूरा कश्मीर चाहिए इंच इंच। खबर आई थी, लोग नाराज हो गए, हमारे कवि गुस्सा हो गए, नेता गुस्सा हो गए। मैं नहीं हुआ। और मैंने कहा पहली बार तो उसने कल की बात कही है। उसने कहा मुझे पूरा चाहिए, तो पहले पूरा तो लेंगे हम। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे हम ले लेंगे तो ही तुझे देंगे ना। एक बार हम ले लें फिर तेरा बाप ले ले। लेकिन मैंने खबर भेजी उसको साहब, ऐसा नहीं मैं खबर नहीं, मैंने खबर भेजी। मैं कहा बिलावल तुझे पूरा कश्मीर चाहिए हमसे? ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में दिल्ली भी है। यहाँ के लोग रेल में खिड़की के पास वाली अपनी सीट भी किसी को नहीं देते। कश्मीर मांग रहे हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भुजदंडों पर। इजराइल से जीना सीखो, इजराइल से जीना। अजीब देश है ये। हमारी पीढ़ियां पढ़ेंगी तो हमको कायर बता देंगी। 70 साल तक हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इसलिए इजराइल नहीं गया कि हिंदुस्तान के कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। ऐसे लगेगी विदेश नीति, ऐसे चलेगी विदेश नीति। तब सुनिएगा, मैं भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। मैं 39 साल प्रोफेसर रहा हूं कानून का एक यूनिवर्सिटी में। मैंने ये भाषा आज तक नहीं बोली थी यूनिवर्सिटी पढ़ाते समय जो मैं आज बोल रहा हूं। आपके इस मंदिर में श्याम खाटू बाबा महाराज के चरणों में बैठकर, नंदू जी के आपकी उपस्थिति में, जगदीश सोल मित्तल साहब के इस संयोजन में, आपको मेरा विचार ठीक लगे
और मुझे हौसले हिम्मत से आपने समर्थन दे दिया, तो मैं आदरणीय मोदी जी के सामने सीना तान के विचार गाना चाहता हूं। मैंने 20 साल कविताएं सुनाई है उनको, मैं फिर सुनाऊंगा और ये भी सुनाऊंगा, और इसलिए सुनाऊंगा कि शायद मैं नहीं सुनाऊंगा तो शायद कोई भी नहीं सुनाएगा। आपका मन मांगता हूं आपको लगे रोज तिरंगे में लिपटी हुई लाशें हैं, रोज रोती हुई बहनें, रोज रोती हुई माँ, कोई अपना सर ढूंढती हुई, कोई अपना कटा हुआ धड़ ढूंढती हुई। दुखी होकर मैंने एक विचार लिखा है। आपका जितनी ताकत से समर्थन मिलेगा उतनी ताकत से देश के प्रधानमंत्री के सामने गा दूंगा। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल मन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। क्या बात है दद्दू, भारत माता की। क्या बात है, कमाल। सल्यूट करता हूं आपको। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से, आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संघारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है दिल्ली। और सरकार से कह रहा हूं, मौजूदा सरकार से कह रहा हूं, जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्रग्रहण सी लगती है, जिनके कारण मां की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी मां के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे दद्दू, वाह। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है। जब मैंने ये लाइनें लिखी मैं खुद रो पड़ा, रोया मैं। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। अनिल अग्रवंशी, तुम्हारे कहने से नहीं हुई सर्जिकल स्ट्राइक, हसरस वालों की कहने से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती। ये लिफाफा कैंसिल करवाओगे मेरा। तू दिल्ली में लिफाफा भी लेवे है। ये मेरी गलत फहमी है, मैं फिर कह रहा हूं ये मेरी शुद्ध गलत फहमी है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये शक है कि मेरी 2 लाइनें इतने क्रोध में मैंने लिखी कि सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला हुआ। 17 सितंबर को उरी में 17 सैनिक मरे पड़े थे। 17 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी उरी में एक मिलिट्री कैंप में। 6 दिन तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने गुस्से में 2 लाइन लिखी। मुझसे पूछते रहे सरकार के लोग, तुमने ऐसा बोला? मैंने कहा हाँ मैंने ऐसा बोला, और तुमने कुछ नहीं किया तो और ज्यादा बोलूंगा। आप मेरा गुस्सा देखना, मैंने जीवन में इतना गुस्सा कभी नहीं किया। क्या बात, स्वागत। और मैं उस गुस्से पर आपका प्यार का आशीर्वाद चाहता हूं, क्योंकि कवि को हक तो होना चाहिए कि वो गुस्सा कर ले। मैंने किया, कितना गुस्सा किया सुनना। कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता परवेश दिखाई देता है। वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं। हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? अरुण में बीमार हुआ था, डॉक्टर मुझे मना करते थे कविता पढ़ने मत जाओ। मैं उनसे कहता था कि तुम मेरा तन ठीक कर सकते हो, मेरा मन केवल मेरी जनता ठीक करेगी। और मैं जनता के बीच यार, मुझे लगता है मैं आज ये घोषणा कर दूंगा कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। वाह 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 वाह। मैं 15 अगस्त तक खड़े होने के लिए मना किया हुआ है मुझे, लेकिन मुझे आज, अगर मैं इतना प्यार से सुनने वाले लोग होते तो मैं शायद आज ही खड़ा होकर पढ़ सकता था, और आज ही मेरी 15 अगस्त बन सकती थी। हमें ऐसा महसूस करना। सुनिए,
इस साल की अपनी सबसे अच्छी पंक्ति सुना रहा हूं, सबसे अच्छी पंक्ति। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में ऐंठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। मेरी पंक्ति समझ जाओ तो साहब बता देना कि तुम समझ गए। मेरी इस साल की सबसे अच्छी पंक्ति लगती है मुझे। नंदू साहब आपको समर्पित करता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये गांधी के गाल नहीं है। मेरा छोटा भाई रोशन कंसल बैठा है। जब राजनीति का बड़ा नेता नहीं था तो कवि सम्मेलन कराया करता था। इतने कराए कि चुनाव हार गया। अब फिर कवि सम्मेलन कराओ, अगर फिर जीतना है तो कवि सम्मेलन करा के जीत सकते हो। बहुत प्यारे दोस्त हैं हमारे, कवि सम्मेलन के प्रति आस्था निष्ठा जगदीश मित्तल साहब के साथ मिलकर। देखिए, राष्ट्रीय कवि संघ में एक बड़ा मंच है हिंदुस्तान की नई प्रतिभाओं को एक्सपोजर देने के लिए। एक बड़ा मंच जो हम कवि बना सकते थे, हम कवि शायद उतना बड़ा काम नहीं कर पाए जितना बड़ा काम जगदीश मित्तल जी ने किया। क्या बात है, हमारा पूरा कवि कुल समाज उनका ऋणी है। लेकिन एक बड़ा प्रयास हमारा अरुण जैमिनी भी कर रहा है। कवि सम्मेलन समिति नाम से बनाई है, हिंदुस्तान के मंचों के कवियों का एक संगठन है। वो भी एक इतना श्रेष्ठ संगठन बन सकता है, थोड़ा सा उसमें और मेहनत कर ली जाए तो वो भी एक आवाज होगी, मंच के समस्त कवियों की एक आवाज होगी। उसमें वो सब कवि भी हैं जो तथाकथित मठाधीश भी हैं, बड़े भी हैं, ज्यादा पैसे लेने वाले भी हैं, सब उसमें हैं। लेकिन मित्तल साहब ने नई प्रतिभाओं को मौका दिया है, वो बड़ा काम है। नई प्रतिभाओं को मंच देना बड़ा काम। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो। एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। क्या बात है, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से। और मैं एक छंद पढ़ता हूं साहब, कहकर अनुरोध करके देखना चाहता हूं कि मैंने जोश में ज्यादा पढ़ा या आपने जोश में ज्यादा सुना, यह फैसला होगा। आप जोश में ज्यादा सुनेंगे, आपको सर झुका के जाऊंगा, सैल्यूट करके जाऊंगा। मेरे जीवन का सर्वाधिक तेज से गाया जाने वाला छंद है, सुनिएगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, आतंकवादी मारा जाएगा तो उसके लिए जुलूस निकालोगे, पाकिस्तान ब्लैक डे मानेगा, तब लिखा है मैंने। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना बतला दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हों, भारत मां की मर्यादा के मंजर खंडित होते हों, जब कश भारत के नारे हों, गुलमर्गा की गलियों में शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया दादा, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत माता की। साहब मैं सर झुकाता हूं सबको। बस क्या बात है, वाह वाह। बैठ जाओ भाई साहब। अभी जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे। बर्मा समाप्त करता हूं, बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर। दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है, वाह वाह वाह। एहसास कराओ 56 इंची सीने का। क्या बात है दद्दू। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है। अच्छी सी पंक्ति सुनना, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं। क्या बात है, वाह वाह। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो। समाप्त करता हूं कविता। नहीं हुई मेरी शादी साहब, ये मैं और देखिए, ये व्यक्तिगत गर्वोक्ति नहीं है। मैं प्रोफेसर रहा हूं 39 साल, तथाकथित महंगा कवि मैं भी हूं, लेकिन मेरे पास अपनी रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है।
मैं 850 गरीब बच्चे पढ़ाता हूं, 850। क्या बात है, वाह। आप जितना संपन्न नहीं हो, आप जितना अमीर नहीं हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य भर से, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मुझे प्यार करते हो तो अपने इस ट्रस्ट से झोंपड़ी के 100 गरीब बच्चे पढ़ाकर बड़े कर देना, ताकि वो आपकी संस्था को बहुत आकर के मान सम्मान दे। ये मेरा अनुरोध है। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूर अटल संकल्पों का अनुशासन हो, राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है। दिनकर ने एक लाइन लिखी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सरकारें बदलती रहीं, लाइन गाई जाती रही। मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं, हरिओम परमार जब मर जाएगा तो ये पंक्ति शायद दोहराई जाए। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। राजा कायर। समाप्त करता हूं कविता। आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत लाड। जगदीश मित्तल साहब को मेरा प्रणाम, और क्रोध के लिए फिर आपसे हाथ जोड़कर माफी, सबसे माफी, सर झुका के माफी, हाथ जोड़कर माफी। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा दब्बू हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, सवा अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को ये भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को ये भाषा समझा दो। अब खंडित भारत मां की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की। क्या बात है दद्दू आप। भारत माता की। आइए हास्य कवि सम्मेलन है, हास्य से शुरू करते हैं। हास्य के नाम पे सबसे लोकप्रिय हरियाणा। भगवान को जितने अच्छे काम थे, नाचना, गाना, बजाना, रासलीला, सब काम यूपी में निपटा है। और जब लठ चलाने का नंबर आया, मार धाड़ का आया, तो ऑपरेशन का नंबर आया, हरियाणा में आ गए। यूपी में बंसी बजी, हरियाणा में बांस। हरियाणा के पड़ोस में राजस्थान, राजस्थान में राजपूत होते हैं, हरियाणा में जाट होते हैं, दोनों मिल गए आपस में। बोला आप राजपूत क्यों होते हो? बोला अपनी बात पे जान दे दें। हमारे जाट से पूछा, बोला आप जाट क्यों होते हो? बोला बिना बात के। समझ गए आप लोग? तो अब ऐसे में पहले कवि को बुलाता हूं जो हरियाणा का है और हिसार का है। बहुत बढ़िया कवि है, आपको हंसाएगा भी, आपको कविता भी सुनाएगा, आपको आनंद भी देगा। समय कम है इसलिए कम शब्दों में ही परिचय दूंगा। एक बार मिलकर तालियां बजाइएगा हरमिंदर पाल के लिए। माँ वाणी को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूँ अपने परिचय की कि बेशक मैं कुछ कम लिखता हूँ, बेशक मैं कुछ कम लिखता हूँ, करके आंखें नम लिखता हूँ, दर्द किसी का मिटे हंसी से शब्दों का मरहम लिखता हूँ। वाह वाह वाह। और इन सब कवियों के सम्मान में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ कि नहीं कोई भी ऐसी वैसी बात करते हम, नहीं कोई भी ऐसी वैसी बात करते हम, जब भी करते कुछ खास करते हम। चोट लगने पर तो दर्द सबको होता है, पर दूसरों के दर्द का एहसास करते हैं। वाह 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 वाह। राजेश जी का परिचय भी हो गया, लेकिन राजेश जी का एक परिचय और भी है। LIC का बहुत अच्छा काम है, इनका इंश्योरेंस का बहुत अच्छा काम है। और हर किसी से कहते हैं LIC कराओ, LIC कराओ, हर किसी से कहेंगे LIC कराओ, जिससे मिलेगा LIC कराओ। भाई साहब इसका नुकसान भी होता है, मैं आज बता रहा हूँ। एक 45 साल की पत्नी अपने 70 साल के बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। बोले डॉक्टर साहब इसे चेक करो। डॉक्टर ने चेक करा, बोला इसे 3 दिन दाखिल करना पड़ेगा, उसके बाद पता लगेगा क्या करना है। बोली एडमिट करो। तो डॉक्टर ने पूछा इसका कोई मेडिक्लेम है तो बता दे, मैं उस हिसाब से फाइल बनाऊं। वो बोली डॉक्टर मेडिक्लेम छोड़, इसकी LIC 2 करोड़ की है, उस पर ध्यान दे। बढ़िया बढ़िया, क्या बात है। हाँ। तो मैं बता रहा था, बोलता हरियाणा का जी। देखो हरियाणा का आदमी कित चला जाओ पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ का है जी। एक ताऊ चला गया अमेरिका, समुद्र के किनारे आराम कर रहा था, अचानक एक अंग्रेज आया। अंग्रेज ने आके ताऊ से पूछ लिया, आर यू रिलैक्सिंग?
तो बोला ना भाई, मैं तो राम सिंह। वो अंग्रेज चला गया, थोड़ी देर में एक अंग्रेज और आया, उसने भी आके पूछ लिया आर यू रिलैक्सिंग? बोला बता तो दिया मैं राम सिंह। और तक खड़ा हो लिया, बोला राम नहीं करन दी है। समुद्र के डोल डोल घनी दूर आगे तक निकल गया। घनी दूर आगे जाने के बाद उसे देखा कि अंग्रेज लेटा हुआ था। जाके ताऊ ने उससे पूछ ली आर यू रिलैक्सिंग? वो बोला यस आई एम रिलैक्सिंग। ताऊ ने खींच के थप्पड़ मारी, तू यहाँ पड़े, तेरे को लोग वहां ढूंढ रहे हैं। हाजिर जवाबी की बात करें, हाजिर जवाबी हरियाणा में बहुत पशु पक्षी हाजिर जवाब है जी। एक गंजे के सर पे मक्खी बैठ गई, दूसरी बोली वाह बेबे कित घर बनाया? पहले बोली घर का बनाया, अभी तो प्लाट ही देख रही हूं। बच्चे बड़े चलाक हरियाणा के साहब। एक नौजवान बच्चा छोटा सा पार्क में खड़ा 6 चॉकलेट खा गया। एक ताऊ आया, उसने आकर उससे कही, बोला ये चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है। वो बच्चा बोला मेरे दादाजी 105 साल तक जिंदा रहे थे। ताऊ ने पूछ लिया कि चॉकलेट खावे थे? बोला ना, अपने काम तक काम रखे थे, दूसरे ने टोके नहीं थे। बहुत अच्छे बच्चे कहीं भी निपटा दे, किसी को कोई पता नहीं है साहब। मैं चाहता हूँ कविता मैं आपके समक्ष हाँ, बिल्कुल ठीक। मैं सीधे सीधे कविता ले चलता हूँ आपको, लेकिन कविता की भूमिका में मैं एक बात कहता हूँ। कविता का नाम है घर की रामायण। घर की रामायण। घर में महाभारत तो सबकी होती है साहब, आस पड़ोस में देखने को भी मिल जाती है, लेकिन घर में रामायण होना बहुत मुश्किल काम है। तो इस कविता की भूमिका में एक बात बताता हूँ साहब। एक पब्लिशर ने किताब छापी रामायण, 300 पन्नों की पुस्तक, कीमत 250 रुपये। सेल्स बॉय रखे हुए थे, सब आते रामायण लेके जाते। जो शाम को जितनी बेच के आता अपना हिस्सा रखता, बाकी के पैसे दे जाता। एक दिन एक हकला आ गया, हकला समझते हो ना, एक हकला आ गया, बोला मैं भी रामायण बेचूंगा। पब्लिशर ने कहा रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। बोला मौका तो दे के देख। उसने कहा ठीक है आ जाना। अगले दिन और लड़के भी आए, हकला भी आया, सब रामायण लेके चले गए। शाम को कोई 2 बेच के आया, कोई 3 बेच के आया। हकला 10 ले गया था, 10 की 10 बेच आया। पब्लिशर ने पूछे कैसे बेची? बोला क्यों बताऊं? बोला बता तो सही, तू बहुत बढ़िया सेल्स बॉय है, कैसे बेची? बोला मैं जाके घंटी बजाता था, मालिक आता था, मैं कहता था ये रामायण है, धार्मिक पुस्तक है, 300 पन्नों की है, कीमत सिर्फ 250 रुपये है, तू खरीदता है या पढ़ के सुनाऊं? मैं ताली मिलके बजाओ साहब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अरविंदर पाल, भाई मंच को उठाओ यार, सब मिलके उठाओ मंच को। सच कह रहा हूं, एक बार मिलके ताली बजा दो, नहीं तो कविता भी ऐसे सुनाऊंगा। बढ़िया बढ़िया, वाह भी हरविंदर पाल। 10 दिन की रामला मैं आपको 6-7 मिनट में सुना देता हूँ। सुना दीजिए, बहुत अच्छा। कि पहले दिन रामला देखने के बाद जब मैं घर पर आया तो मेरे बेटे ने कुछ इस तरह से फरमाया कि पापा हम जो भी रामलीला में देख कर आएंगे वही अपने घर पे करके दिखाएंगे। जैसे कि आज राम जन्म हुआ है, आप सोचिए आपके घर में भी बेटा पैदा हुआ है। आप सोचिए आपके घर में भी बेटा पैदा हुआ है। मैंने कहा वो तो ठीक है, पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता। वाह, वो तो ठीक है पर मैं राजा दशरथ नहीं बन सकता, क्योंकि राजा दशरथ तो बड़े हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। राजा दशरथ तो बड़े हिम्मत वाले थे, 3 पत्नियां संभाले थे। यहाँ तो एक भी भारी पड़ रही है, जिंदगी मुश्किल में गुजर रही है, कानूनी बंदिश होने के नाते से दूसरी ला नहीं सकता, और कहीं एक्सचेंज ऑफर नहीं है इसलिए बदलवा नहीं सकता। क्या बात है, वाह। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे, मम्मी ताड़का बनेगी। दूसरे दिन बेटा बोला आज आप राम बनोगे, मम्मी ताड़का बनेगी और आपके हाथों से मरेगी। मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, केकई को ताड़का बता रहा है। वाह क्या बात है। मैंने कहा तू क्या गजब ढा रहा है, केकई को ताड़का बता रहा है, और तेरी जबान बड़ी चलती है। माँ क्या तुझे राक्षसों के खानदान की लगती है? आहिस्ता बोल। उसने सुन लिया तो कूप भवन में चली जाएगी, 2 दिन भूखे रहना पड़ेगा, बेटा खाली पेट नींद भी नहीं आएगी। हम तो यार रामायण की बात करते हैं, वो महाभारत करके दिखाएगी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अगले दिन बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना राम वनवास देखने के बाद।
जैसा बताया गया मेरा परिचय में मूलतः हिसार का हूँ। पिछले 30 वर्षों से दिल्ली में रह रहा हूँ। मैं व्यवसाय के सिलसिले में दिल्ली में रहता हूँ। मेरे माँ जी बाबू जी हमेशा मेरे साथ नहीं होते। एक बड़ी बारीक बात कह रहा हूँ साहब, मेरे माँ जी बाबू जी हमेशा मेरे साथ नहीं होते हैं, या सुख दुख में मैं उनके पास नहीं होता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि मैं दिल्ली में रहकर भी बनवास काट रहा हूँ। क्या बात है, वाह वाह। बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा। जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आज्ञा से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना, और उस दिन से आज तक बनवास ही तो काट रहा हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छे। और उस दिन से आज तक बनवासी तो काट रहा हूँ। बेटा बोला पर भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है? तो मैंने कहा अब इन पंक्तियों में, जिससे हम देश का दिल, महानगर, राजधानी, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, ना जाने किस किस नाम से संबोधित करते हैं, मैं उसका एक वास्तविक शब्द चित्र आपके सामने सौंपने का प्रयास करता हूँ। बहुत अच्छे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी पंक्तियों के बीच में कोई भी ताली मत बजाना। हाँ, जब पंक्तियाँ खत्म हो जाएं और आपको लगे कि मैंने सही चित्र दिखाया है, तो दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाना। बेटा बोला बंद करो ये मुस्कुराना, आज आपको पड़ेगा वनों में जाना। मैंने कहा 30 साल पहले छोड़ कर आया था हरियाणा। जिस तरह भगवान राम को माँ बाप की आज्ञा से पड़ा था वनों में जाना, उसी तर्ज पर हमारा भी तो हुआ था दिल्ली में आना, और उस दिन से आज तक बनवासी तो काट रहा हूँ। बेटा बोला भगवान जी तो जंगलों में गए थे, यहाँ जंगल कहाँ है? तो मैंने कहा बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा। बेटा किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, किसी दिन पूरा दिल्ली घुमाऊंगा, तुम्हें 2 टांगों पर चलते जानवर दिखलाऊंगा। संवेदनाहीन जानवर, मानवता विहीन जानवर, गर्दन और जेब काटते जानवर, दीमक की तरह देश को चाटते जानवर, कानून से करते खिलवाड़ जानवर, अबलाओं की इज्जत पर करते वार जानवर, रक्षक से बख्शक बने जानवर, गरीबों के खून से सने जानवर। जहां इतने खूंखार जानवर रहते हैं उसे जंगल नहीं तो क्या शहर कहते हैं। वाह जी वाह, वाह, बहुत अच्छे। अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। अगले दिन बेटा बोला आज तो सीता को हरना पड़ेगा। मैंने कहा ये काम मुझसे मत करवा। क्योंकि मैं कवि हूं, ना कि कोई बाबा। आज रावण का काम पाखंडी बाबा कर रहे हैं, और शिष्याएं बेचारी सीता है उन्हीं को हर रहे हैं। क्या बात है, वाह। त्रेता में तो एक रावण था जिसे मारने के लिए भगवान ने अवतार लिया। इस युग में इतने रावण हो जाएंगे तो प्रभु किस किस को मारने आएंगे। बंद करो ये सिलसिला, देखेंगे कल की रामलीला। वाह। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश। बोला आज आप हो जाओ बेहोश, मैं आपका हुक्म मानकर दिखाऊंगा, आपके लिए संजीवनी लाऊंगा। अक्सर लोग कहते हैं कि माँ जन्म देती है, माँ पीड़ा सहती है, माँ बच्चे के लालन पालन में बहुत कष्ट सहती है, लेकिन बाप के सीने में क्या दर्द होता है मैंने इस पंक्तियों में दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन एक बात सच बोलता हूँ दोस्तों, माँ ही होती है। बहुत अच्छा। माँ को पता होता है किस उम्र के बच्चे को क्या चाहिए, कब क्या चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ साहब, कि 6 साल का बच्चा अपनी माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ तुरंत कहेगी आई लव यू बेटा। 16 साल का नौजवान माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहती है पैसे नहीं मेरे पास, जा अपने बाप से बात कर। 26 साल का नौजवान अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ पूछती है कौन है, कहाँ रहती है, बता मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। 36 साल का नौजवान अगर माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहती है पहले ही कहा था इससे शादी मत कर, दुखी हो के आया मेरे पास। और अगर 56 साल का बच्चा माँ से कहे, 56 साल का नौजवान माँ से कहे कि माँ आई लव यू, तो माँ कहती है अब मैं किसी कागज पर साइन नहीं करूंगी। अगले दिन दिखाया बेटे ने जोश। बोला आज आप हो जाओ बेहोश, मैं आपका हुक्म मानकर दिखाऊंगा, आपके लिए संजीवनी लाऊंगा। तो मैंने कहा बेटा मैं तो उसी दिन से बेहोश हूँ जिस दिन से होश संभाला है। मैं तो उसी दिन से बेहोश हूँ जिस दिन से होश संभाला है। मैंने तुम्हें बड़े चाव से बड़े लाड से पाला है, लेकिन हर महीने फिर बेहोश हो जाता हूँ जब तुम्हारे स्कूल की फीस भरने जाता हूँ। वाह वाह। अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अब तू जब बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मेहनत और ईमानदारी रूपी संजीवनी लाएगा, तब तेरा बाप होश में आएगा। वाह वाह वाह। खैर मैं अंतिम बात देकर अपना साल लेना चाहूँगा कि खैर रामलीला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। राजेश एक बात और याद आ गई मुझे।
पिछले साल दशहरे के दिन पूरी दिल्ली में 7 बजे के आसपास रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को जला दिया गया। लेकिन जहाँ मेरा घर है उसके सामने एक विहार है, वहाँ पुतले नहीं जलाए गए। 7:15, 7:30, पौने 8, 8, 8:15, 8:30 बज गई, पुतले नहीं जलाए गए। मैंने वहाँ के प्रधान को फ़ोन किया कि अब तक पुतलों को क्यों नहीं जलाया। बोला हरमिंदर जी हमारी मजबूरी है, 2 नेताओं को बुलाया है, जब तक वो नहीं आएंगे तो हम रावण को कैसे जलाएंगे। तो मैंने कहा आप नेक काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जब तक मरने वाले के करीबी रिश्तेदार ना आए। खैर खैर रामलीला का आखिरी दिन आया, सबने मिलकर रावण को जलाया। तब मैंने बेटे को समझाया कि सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। सिर्फ रावण ही नहीं, हिंदुस्तान का हर आम आदमी जल रहा है। कोई सब्जियों के दाम से, कोई बिजली के बिल के झटकों से, कोई पानी की कीमत से, कोई पेट्रोल से, कोई पानी के मटकों से, कोई गैस के सिलेंडर से, कोई आलू और चुकंदर से। हिंदुस्तान का हर आम आदमी तिल तिल जल रहा है। रावण तो जल कर अगले साल फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन आज का आम आदमी जलता ही जाता है, जलता ही जाता है। जय हिंद, जय भारत। वाह, बहुत अच्छे। ओह